वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। नवीं कक्षा में था जब इन पंक्तियों को पहली बार मैंने अपनी कविता की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था, लेकिन राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां मेरे जीवन को परिवर्तित कर देंगी, उस समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जब एक विद्यार्थी का जीवन चलता रहा तो मैंने देखा अनेक ऐसे संघर्ष आए। उसके तुरंत बाद 10वीं की परीक्षा हुई। 10वीं की परीक्षा के बाद मैंने आईआईटी के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी और परीक्षा में सम्मिलित हुआ। उस पूरी परीक्षा की अवधि में जब मैं तैयारी कर रहा था, अनेक ऐसी घड़ियां आती जब लगता कि सब कुछ नष्ट सा हो गया है, अब कोई आशा की किरण रही नहीं। लेकिन आशा का दीपक इस कविता ने उस समय जब एक एक पंक्ति ने सकारात्मक बोध के साथ मन को पुनः सिंचित कर दिया, एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने को और जितना परिश्रम करता रहा उसमें और अधिक परिश्रम करने को उत्साहित कर दिया। हर वर्ष दिनकर जयंती पर विशेष रूप से इस पंक्ति को मैं अवश्य दोहराता हूँ, साझा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इन पंक्तियों ने मेरे जीवन को निश्चित ही बदला है। और आज भी यदि सकारात्मक विचारों का प्रवाह मैं कर पा रहा हूँ, युवाओं से बात करता हूँ, अच्छी बातें मैं कहता हूँ, तो कहीं न कहीं इन पंक्तियों का मर्म उसमें अवश्य है। मुझे याद है जब आईआईटी की परीक्षा में दे रहा था उस समय भी, और उसके बाद जब मैं आईआईटी पहुंच गया था और यूपीएससी की परीक्षा दे रहा था, तब भी इन पंक्तियों को मैंने स्वयं अपने हाथ से लिखा था और लिखकर अपनी दीवार पर मैंने चिपकाया था। ये चित्र आपको याद होगा, इसे पिछले वर्ष मैंने फेसबुक पर भी साझा किया था। उस कविता की एक एक पंक्ति ही कुछ ऐसी है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चिंगारी बन गई लहू की बूंद। आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि साधक उसकी जब वो चल रहा हो अपने लक्ष्य की ओर, तो एक एक बूंद जो उसकी गिरती है, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। एक एक पंक्ति बड़ी प्रेरित करती थी। शुरू हुई आराध्य भूमि यह, शुरू हुई आराध्य भूमि यह, क्लांति नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। जब सोचता उस समय, जब संघर्ष की घड़ी आती, तो सोचता कि मार्ग पर चल रहा हूं, मार्ग में बहुत सारे कंटक हैं, कंटकों से अपनी तरह से भेदते जा रहे हैं, आदमी चोटिल होता जा रहा है। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो देखता हूं इतनी यात्रा तय हो चुकी है। और तब दिनकर की पंक्ति अगली है, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से, अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेप है शेष, एक खेप है शेष, किसी विध पार इसे कर जाओ, बस एक खेप है शेष, किसी विध पार इसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। इन पंक्तियों में इतनी ऊर्जा है, जो आप पूरी मेहनत करते हो आपको लगता है कि बिल्कुल टूट से जा रहे हो, उस समय कोई कहे कि बस एक खेप है शेष, किसी विध पार इसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का, और आकर इतने पास फिरे, आकर इतने पास फिरे, वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। एक एक पंक्ति उस घड़ी में जो आप संघर्ष कर रहे होते हो, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हो, और जीवन अपने आप में एक परीक्षा है। कोई भी लक्ष्य आपने तय किया तो निश्चित मान लो, आप जब तय करते हो तो शुरू में बहुत उत्साहित आदमी रहता है, लेकिन जब उस मार्ग पर आप चलने लगते हो, जब कंटक आपके रास्ते में अवरोधक पैदा करते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, मनुष्य टूटने सा लगता है। उस समय इस प्रकार की आशावादिता जब मन में आती है, तो जो परिश्रम आप कर चुके व्यर्थ ना हो, उस पूरे संचार के साथ आपको पुनः सिंचित करती है और पुनः लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। अंतिम पंक्तियां जो वो भी अद्भुत है। दिशा दीप्त हो उठी,
दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका, जो आपने संघर्ष किया, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया, लहू की बूंद की हम लोग बात कर रहे थे, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर बन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर बन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और सबसे जो मेरी प्रिय पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां हैं, जिसने बहुत प्रेरित किया, जब लगता था बिल्कुल टूट सा गया हूं, तब ये पंक्ति याद आती है। और अधिक ले जांच, और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो कोई भी विद्यार्थी या जीवन का कोई भी पुरुषार्थी अपने मार्ग पर यदि कभी उसे लगे कि टूटने वाला है, तो दिनकर जी की इन पंक्तियों में इतनी ऊर्जा है जो उसे पुनः लक्ष्य की ओर अग्रसर कर देती हैं। इन पंक्तियों ने मेरे जीवन को तो निश्चित बदल डाला, और आज भी यदि किसी लक्ष्य के प्रति सोचता हूँ, मार्ग में विघ्न बाधाएं दिखती हैं, एक एक पंक्ति याद करता हूँ, पुनः उस ऊर्जा को अपने आप में समाहित कर लेता हूँ। तो दिनकर जी की एक एक पंक्ति इसी प्रकार की है। अनेक काव्य रचनाएं हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं बीहट गांव का रहने वाला हूँ। बगल में ही सिमरिया गांव में राष्ट्रकवि हुए, और उनकी प्रेरणा उस पूरे क्षेत्र को आज भी गौरवान्वित कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, बहुत से लोग विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, दिनकर विश्वविद्यालय की बेगूसराय में। तो भाई बेगूसराय तो ज्ञान की भूमि है, मैं तो उसे सदैव उस रूप में देखता रहा हूँ। विश्वविद्यालय निश्चित होना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। निश्चित ही बड़ी अच्छी बात है, और दिनकर जी के नाम पर यदि इस प्रकार के विश्वविद्यालय हो, लेकिन उससे अधिक मैं कहना ये चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय बन सकते हैं, अनेकों बन सकते हैं, लेकिन जब तक जिस भाव को दिनकर ने देने का प्रयास किया, जिस भाव को भूमि समाहित किए हुए है, उसको आज की युवा पीढ़ी ग्रहण नहीं करती है, तो कितने भी विश्वविद्यालय बन जाएंगे, विद्यालय स्थापित हो जाएंगे, क्षेत्र का उत्कर्ष नहीं होगा। क्षेत्र का उत्कर्ष तभी होगा जब उन भावों को हम समाहित अपने अंदर करेंगे, उसके हिसाब से अपने जीवन में कर्तव्यों को करेंगे और योगदान देंगे। जहाँ तक मिथिला और अंग की बात आती है या मगध की बात आती है, किस क्षेत्र में आता है, इस पर भी मैंने देखा बहुत लोगों में संदेह हो रहा था। तो बहुत इसमें द्वंद्व कहीं है ही नहीं। इसमें यदि हम देखते हैं तो मिथिला को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है पुराणों में, मिथिला महात्म्य में, मिथिला तत्व दर्शन में। और जब कवियों को भी देखेंगे तो चंदा झा जैसे महाकवियों ने भी बहुत स्पष्ट लिखा है, जिसके हिसाब से हिमालय के दक्षिण, गंगा के उत्तर, जिस क्षेत्र के पश्चिम में गंडकी हो और पूर्व में कौशिकी नदी हो, उसी क्षेत्र को मिथिला कहा गया। मिथिला तत्व दर्शन में या मिथिला महात्म्य में बेगूसराय के भी अनेक स्थलों का वर्णन किया गया है, चाहे जयमंगलागढ़ हो, चाहे सिमरिया हो। विद्यापति भी जब चले थे तो सिमरिया जाना चाहते थे, परंतु सिमरिया तक नहीं जा पाए, जिसके कारण आज दलसिंह सराय के समीप विद्यापति नगर स्थापित है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रहा। जहाँ तक संदेह की बात इसलिए आती है क्योंकि आज बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। इसके पीछे भी एक इतिहास है। लगभग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, उस समय के यदि आप पढ़ेंगे बुकानन को, तो भागलपुर जिले की स्थापना हुई थी। और भागलपुर का जब पूरा वर्णन हम पढ़ते हैं तो उसमें बेगूसराय उसका हिस्सा नहीं था। बेगूसराय उस समय तिरहुत सरकार का हिस्सा था। 1870 के आसपास जब मुंगेर की स्थापना हुई भागलपुर से अलग करके, उस समय तिरहुत के इस भाग को मुंगेर के साथ जोड़ा गया, और तब से लगभग बेगूसराय उस क्षेत्र का हिस्सा बना रहा। बीच में भी लेकिन कुछ समय ऐसा रहा जब दरभंगा प्रमंडल के साथ बेगूसराय जुड़ा हुआ था। तो खैर वो तो अलग बात हुई, वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि द्वंद्व था। लेकिन जब उस पूरे क्षेत्र को मैं देखता हूँ तो मैं तो इस रूप में देखता हूँ कि मिथिला ज्ञान की भूमि रही है, और बेगूसराय उसका बहुत बड़ा जीवंत प्रतीक है, जिसमें सबसे जो हाल फिलहाल में राष्ट्रकवि दिनकर से हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बड़ा समृद्ध इतिहास रहा। बौद्धिक विरासत इतनी विस्तृत है जो प्राचीन काल से पूरे विश्व को प्रेरित करती रही है।
मुझे स्मरण आता है करीब 3 वर्ष पहले 22 सितंबर 2017 को, उस समय मुंगेर में था, जब कार्यालय में काफ़ी व्यस्तता के बाद आवास पर उद्यान में बैठा था और दिनकर जी के बारे में सोच रहा था। तभी मन में कुछ पंक्तियां जागी जो मिथिला के संदर्भ में थी, उसके बौद्धिक विरासत के संदर्भ में थी। उनको आज मैं पुनः इस अवसर पर साझा करना चाहता हूँ। तो बात मैंने प्रारंभ की थी सरस्वती नदी के तट से, जिसमें हम वेदों का उद्गम स्थल मानते हैं। सभी जानते हैं प्राचीन काल में वेदों को ज्ञान का भंडार कहा गया, लेकिन वेदों में भी जो सर्वश्रेष्ठ माना गया, जो श्रेष्ठ था, वेदांत को माना गया। वेदांत की जब हम बात करते हैं तो वेदांत की भूमि तो यही रही है, बिहार रही है। बिहार में मिथिला का क्षेत्र रहा है। उस क्षेत्र को जब मैंने देखा, उसमें जब कल्पना वहीं से प्रारंभ किया, तो मैंने लिखा मिथिला और दिनकर। सरस्वती तट से प्रसार हुआ, चेतन भारत विस्तार हुआ। भारत में चेतना आई, ज्ञान का प्रसार सरस्वती तट से हुआ। वेदों ने अंत जहां पाया, मिथिला क्षेत्र वह कहलाया। वेदों ने अंत जहां पाया, मिथिला क्षेत्र वह कहलाया। याज्ञवल्क्य जहां प्राचीन हुए, मंडन वहीं समीचीन हुए। विद्यापति को जन्म दिया, जनक राज पर गर्व किया। ज्ञान प्रकाश उत्कर्षित हुआ, विश्व लाभान्वित हुआ। क्षेत्र अत्यंत हो हर्षित, संपूर्ण भारत में था पुलकित। जब मिथिला के इस इतिहास को देखते हैं, उसकी बौद्धिक विरासत को देखते हैं, तो हम देखते हैं प्राचीन काल में उपनिषदों की भूमि रही, याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान हुए, लेकिन बाद में भी ज्ञान की परंपरा चलती रही। और एक समय ऐसा आया जब आदि शंकराचार्य, उस समय कर्मकांड के सबसे बड़े विद्वान को ढूंढने निकले थे, तो उन्हें कुमारिल भट्ट द्वारा मिथिला का ही मार्ग बताया गया, जहां उनकी मंडन मिश्र से मुलाकात हुई। इतिहास ने बहुत कुछ देखा, लेकिन कविता की पंक्तियां हैं, चूंकि परिवर्तन है ऋत, मिथिला भी हुई काल विकृत। चूंकि परिवर्तन है ऋत, मिथिला भी हुई काल विकृत। काल द्वारा हुई ग्रसित, काल द्वारा हुई ग्रसित, भला किसे था यह जनित। ग्रस्ता था परतंत्र त्रास, मिथिला जैसी भूमि को ग्रस्ता था परतंत्र त्रास। बौद्धिक परंपरा हुई सशंकित। आप कुछ समय तक देखेंगे मिथिला के इतिहास को, तो अनेक आक्रमणों की साक्षी रही, जिस भूमि ने कभी उपनिषदों को देखा था। पूर्व विरासत पर गौरवान्वित, पूर्व विरासत पर गौरवान्वित थी भविष्य प्रति चिंतित। आशा गंगा पर कर केंद्रित, मिथिला की जो दक्षिणी सीमा है गंगा है, तो उस रूप में मैंने देखा आशा गंगा पर कर केंद्रित, सपूत दर्शन को लालायित। बौद्धिक परंपरा को बढ़ाना था, बौद्धिक परंपरा को बढ़ाना था, पूर्वज ऋण चुकाना था। उस भूमि को जब मैं देखता तो मुझे लगता कि जिस क्षेत्र का इतना समृद्ध इतिहास रहा हो, बौद्धिक विरासत रही हो, जब उसने इस आक्रमणों को देखा होगा तो निश्चित ही अपने दक्षिण में गंगा तट को देखती होंगी और किसी ऐसे सपूत के जन्म की अभिलाषा करती होंगी जिससे जो विद्या का प्रवाह है सतत गतिमान रहे। मंदाकिनी तट पर उदय, दिनकर बना राष्ट्रीय हृदय। मंदाकिनी तट पर उदय, दिनकर बना राष्ट्रीय हृदय। राष्ट्र ने भी शीघ्र पहचाना, राष्ट्र ने भी शीघ्र पहचाना, राष्ट्र कवि नाम गया जाना। मिथिला हुई पुनः चेतन, भारत को अंतर प्राण मिला। मिथिला हुई पुनः चेतन, भारत को अंतर प्राण मिला। संस्कृति अध्याय हुआ रचित, क्षेत्र नव गौरवान्वित। संस्कृति अध्याय, दिनकर के आप पढ़ेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय उनकी रचना है, जो अपने आप में एक समृद्ध इतिहास है। संस्कृति अध्याय हुआ रचित, क्षेत्र नव गौरवान्वित। दिनकर ने किया काल दर्शन, दिनकर ने किया काल दर्शन, शब्द रूप में नव सृजन। दिनकर ने किया काल दर्शन, शब्द रूप में नव सृजन। रश्मि रथी को सम्मान मिला, रश्मि रथी को सम्मान मिला, काल दोष से त्राण मिला। जब अंगराज कर्ण की लोग बातें करते हैं तो रश्मि रथी पूरी कविता उन पर लिखी गई है। कर्ण को अनेक रूपों में लोग जानते थे, महाभारत में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन रश्मि रथी ने एक अलग ही रूप में कर्ण को परिभाषित किया, जिसमें काल का जो दोष था, जिस प्रकार से हमेशा उन्होंने एक ऐसे ही वंचित के रूप में जीवन को व्यतीत किया, लेकिन आज
उस इतिहास में जो कर्ण का नाम लेते हैं बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण रश्मि रथी है। रश्मि रथी को सम्मान मिला, काल दोष से त्राण मिला, त्याग युधिष्ठिर धर्म को, गड़ा गांडीव का ध्यान मिला। उस समय की बात होती है जो रेणुका में कहते हैं दिनकर, उसी से ये पंक्ति मैंने ली। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, जान लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो वही मैंने कहा, त्याग युधिष्ठिर धर्म को, गदा गांडीव का ध्यान मिला। अंतिम पंक्तियां वही थी भविष्य के प्रति। सिमरिया में पूछे मंदाकिनी, सिमरिया में पूछे मंदाकिनी, दिनकर क्या मौन है। सिमरिया में पूछे मंदाकिनी, दिनकर क्या अब मौन है। चिंतित भारत भविष्य पर, मिथिला क्या पुनः गौन है। चिंतित भारत भविष्य पर, मिथिला क्या पुनः गौन है। दिनकर है जीवित स्मृति, दिनकर है जीवित स्मृति, पर प्रेरणा लेता कौन है। दिनकर है जीवित स्मृति, पर प्रेरणा लेता कौन है। यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान, यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान, नहीं केवल पुष्पदान। यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान, नहीं केवल पुष्पदान। नव युवा से आशान्वित, भारत मांगे स्वार्थ बलिदान। नव युवा से आशान्वित, भारत मांगे स्वार्थ बलिदान। नव सृजन के निमित्त, नव सृजन के निमित्त, दिनकर मार्ग मांगे अग्र प्रस्थान। आगे बढ़ना है। अच्छी बात है विश्वविद्यालय निश्चित स्थापित हो, लेकिन विश्वविद्यालय से अधिक उस संदेश को ग्रहण करना है, हर युवा को करना है। और जिस क्षेत्र की बौद्धिक विरासत इतनी समृद्ध रही हो, उस क्षेत्र के भविष्य को निश्चित रूप से अत्यंत गौरवान्वित हम सभी को मिलकर करना है। तो दिनकर जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूँ, यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान, नहीं केवल पुष्पदान। आइए मिलजुल कर कुछ ऐसा करें, उस बौद्धिक परंपरा को आगे बढ़ाएं। यही राष्ट्र कवि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।